नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि कौन से वो नए स्टॉक हैं जिस पर विजय केडिया, आप लोग जानते ही होंगे, एक शानदार इन्वेस्टर, जाना माना चेहरा। और इनके बारे में आप लोगों ने वो काफ़ी इंटरव्यू में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो इन्होंने अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि इन्होंने एक नए अपने पोर्टफोलियो में एक न्यू एडिशन जो है सो देखने को मिली है इनके पोर्टफोलियो में। प्लस एक स्टॉक है जिसमें इनका स्टेक जो है वो क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। तो आज इन्हीं दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा वो स्टॉक है जो कि न्यू एडिशन हुआ है और किस स्टॉक में स्टेक को इंक्रीज किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं उन दो स्टॉक्स के बारे में। तो जो पहला स्टॉक है वो है आपका उसका वेब पेज मैंने खोल लिया है। और जो कंपनी है उसका नाम है अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, ARAPL। और ये जो कंपनी है वो पुणे इंडिया में बेस्ड है। ठीक है। और इस कंपनी के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठा कर ले तो इस्टेब्लिशमेंट हुई है 2005 में। और जो इसका 4 एकड़ के एरिया में फैली हुई है और लगभग 250 प्लस एम्प्लॉय इसमें काम कर रहे हैं। तो एफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, ये जो है ये न्यू एडिशन है। क्या है? न्यू एडिशन। न्यू एडिशन हुई है पोर्टफोलियो में विजय केडिया सर की। अब इस कंपनी के बारे में अगर इसके हिस्ट्री को थोड़ा सा देख ले तो हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो ये रहेगी हिस्ट्री आपके सामने। 2005 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 2007 में जो है सो प्लांट एक्सपेंशन इन पुणे। 2012 में सेल्स एंड सर्विस ऑफिस इन हैदराबाद फरीदाबाद नॉर्थ इंडिया। 2014 में न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट वाकड़ी पुणे। और 2018 में जो है कंपनी लिस्टेड हो गई स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। जानकारी के लिए बता दें कि ये केवल BSE पे लिस्टेड है, NSE पे लिस्टेड नहीं हुई है। ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई कंपनी के बारे में, लेकिन कंपनी करती क्या है तो इसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे जाएंगे हम लोग और एक बार देखेंगे। तो कंपनी मेनली तीन इसके मेन एरियाज हैं या वर्टिकल है जिसमें ये काम कर रही है। पहला है वन स्टॉप पार्किंग सॉल्यूशन, दूसरा ऑटोमेशन और तीसरा वेयर हाउस ऑटोमेशन। ठीक है। तो इन तीनों पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो वन स्टॉप पार्किंग एप्लीकेशन में अगर जाते हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा है कितना अच्छा ये बाइक का पार्किंग कम जगहों में, जो कि आजकल मेनली जितने भी मेट्रो सिटीज हैं या फिर टू टायर सिटीज हैं और जो भी छोटे छोटे टाउन जो सिटीज में परिवर्तित हो रहे हैं वहाँ पे क्या है कि इस कम जगह में किस हिसाब से पार्किंग फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, इस पर बहुत ही काम चल रहा है। और कंपनी जो है इसी पे काम कर रही है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका और मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बाइक को जो है सो छोटे से पार्किंग एरिया में कितने सारी बाइक्स जो है सो पार्क की गई है। इसी तरह अगर थोड़ा और फोटो देखें तो देखिए गजब शानदार ये कार पार्किंग है। लंबा जैसा टावर और इसमें कितना सारा कार देखिए आपका आ गया है। ठीक है। तो फिर ये भी देखिए यहाँ पे इस टाइप से कार की पार्किंग की जा रही है। ये रहा एक बिल्डिंग टाइप से बन गया है और यहाँ पे गजब से के तरीके से कार पार्किंग हो रही है। तो ये तो मेन वही है कि वन स्टॉप पार्किंग सॉल्यूशंस किस तरह से प्रोवाइड किया जाए यू नो आईटी टेक पार्क में या फिर जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं वहाँ पे। और कमर्शियल जहाँ पे कमर्शियल
बहुत सारे मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, ठीक है। और कमर्शियल स्पेस में कैसे पार्किंग दिया जाए, क्योंकि अगर कोई भी जा रहा है शॉपिंग करने के लिए तो पार्किंग की बहुत दिक्कत हो रही है, राइट। तो वन स्टॉप पार्किंग सॉल्यूशंस, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और इसका फ्यूचर भी दिख रहा है। ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन देख सकते हैं कि किस हिसाब से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग किस हिसाब से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, तो इसके लिए ऑटोमेशन की बहुत ही ज़रूरत है। तो ये आपके सामने जो आ रहा है ऑटोमेशन का कुछ कुछ डायग्राम यहाँ पे ये आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेशन में जो है सो इसमें भी ऑटोमेशन में भी बहुत सारा है। तो अगर किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करवाना हो फैक्ट्री सब में तो उसके लिए बहुत काम में आ रहा है। और तीसरा जो है हमारा वेयर हाउस ऑटोमेशन। तो वेयर हाउस मतलब किस हिसाब से अपने वेयर हाउस में ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से काम करवा सकते हैं। तो वेयर हाउस ऑटोमेशन, ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग इसके वेबसाइट्स पे जाइए और जो भी है यहाँ पे उसको पढ़ के देखिए और इसके बारे में वीडियो भी बना हुआ है, इसको समझिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, जो कि डिमांड है। आने वाले समय में भी इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने ही वाली है, घटने वाली नहीं है। तो ये एक अच्छा मतलब मेरे नज़र में भी ये कंपनी काफ़ी सही नज़र मतलब काफ़ी सही दिख रही है, ठीक है। तो अब जो है, अब ये हो गई न्यू एडिशन की बात। अब जो दूसरी कंपनी है वो है आपका, इसके भी अबाउट अबाउट सेक्शन में चलते हैं। और जिसमें स्टेक बढ़ाया गया है वो कंपनी है एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और ये स्टेब्लिश्ड हुई थी 1951 में। तो ये एलिकॉन इंजीनियरिंग में क्या हुआ है, स्टेक को इंक्रीज किया गया है। ऑलरेडी होल्डिंग थी, स्टेक को इंक्रीज कर दिया गया है। तो अब देखेंगे इसके थोड़ा थोड़ा से इसके भी प्रोडक्ट्स के पर एक नज़र डालते हैं। तो इसमें इस एलिकॉन इंजीनियरिंग में जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशन है। फर्स्ट आपका जो देखने को मिल रहा है, फर्स्ट में पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशन, सेकेंड में एक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, और थर्ड में जो है वो है फाउंड्री डिवीजन, राइट। तो एक बार इसमें हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं। पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो बहुत तरह के गियर बॉक्सेस है, हेलिकल गियर बॉक्सेस, प्लानिटरी गियर बॉक्सेस, वर्म गियर बॉक्सेस, विंड टर्बाइन गियर बॉक्सेस, हाई स्पीड गियर बॉक्सेस, कपलिंग्स, मराइन गियर बॉक्सेस, लूज गियर्स, कस्टम बिल्ट गियर बॉक्सेस। तो ये जो है न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, तो जैसा दिख रहा है ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स को, पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स को ही बना रही है। और दूसरा जो है वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है। तो एक नज़र मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स पे तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स, RMHS, राइट। स्पेशलाइज्ड कन्वेयर्स, फीडर्स है, वैगन टिपलर एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट, क्रशर्स, cable reeling drum, idlers and pulleys, magnets or weighers or metal detectors, wagon and truck loaders, scrappers, reclaimers, baggings and weighing machines, स्टैकर्स और रिक्लेमर्स, पार्ट इक्विपमेंट। तो बहुत तरह के प्रोडक्ट्स इसमें भी हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सॉल्यूशन। और जो तीसरा है वो है फाउंड्री डिवीजन। तो फाउंड्री डिवीजन थर्ड में फाउंड्री डिवीजन सर्टिफाइड एंड कैटर्स टू मशीन एंड फाउंड्री नीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जो भी है, तो ये इसके इसके वेबसाइट पे जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोग इसके बारे में इकट्ठा कर सकते हैं। तो जस्ट एक ओवरव्यू था कि इसके वेबसाइट पे हम लोगों ने मेन मेन प्रोडक्ट्स हम लोग को जो भी है एक ऊपर से पता चल गया। अब इसके बारे में गहराई में जानने के लिए कहाँ कहाँ इसकी प्रोडक्ट्स यूज होती है, कैसा डिमांड है, कैसा सेल्स है, उसके बारे में हम लोग को इनके बैलेंस शीट वगैरह को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। बट ओवरऑल देख करके यही समझ में आया, थोड़ी सी जानकारी इसमें हम लोगों को प्राप्त हो गई। तो अब क्या है, अब दो स्टॉक्स तो हमको पता चल गया, एक न्यू एडिशन और एक जिसमें स्टेक इंक्रीज हुआ एलिकॉन में,
ठीक है। तो एक बार इसमें देखते हैं कि आखिर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ठीक है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें, एलिकॉन इंजीनियरिंग की बात करें, तो इसका जो परफॉर्मेंस है, अगर लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो लगभग 1187% का रिटर्न दिया है। अगर लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 134% का रिटर्न आया हुआ है। और ईयर टिल डेट की बात करें तो 131.63%, और एक मंथ में लगभग 17.55% का रिटर्न हम लोग को देखने को मिला है। हाँ, एक वीक में ये लगभग 5%, 4.67% डाउन है। लेकिन काफ़ी अच्छा है। मंथली रिटर्न, ईयर टिल डेट, ईयरली वाइज और 3 इयर्स, तो हमेशा यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है। दूसरा जो है एफोर्डेबल रोबोटिक, तो इसमें भी जो है वीकली भी अप है, मंथली भी अप है, ईयर टिल डेट भी अप है, 1 ईयर में भी अप है और 3 इयर्स में भी अप है। लगभग 164% का रिटर्न 3 इयर्स में, 25.30% का रिटर्न 1 ईयर में, ईयर टिल डेट में 33.1%, 1 मंथ में 8.56% और लगभग 1% का रिटर्न लास्ट वीक में देखने को मिला है। तो रिटर्न वाइज भी अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी अच्छा जो है सो हम लोग को रिटर्न दे रही है। इसका मतलब है कि कंपनी कहीं ना कहीं ठीक ठाक काम इस कंपनी में हो रहा है, राइट। लेकिन अब एक नज़र इसके चार्ट पे भी हम लोग देखते हैं, और ये रहा चार्ट एफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन। तो ये केवल बीएससी पे लिस्टेड है, क्लियरली नज़र आ रहा है। तो अब इस चार्ट को अगर देखें तो ठीक है, ये नो डाउट कि अब ट्रेंड में है चार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी कुछ महीनों से इसका एक अगर रेंज हम लोग मार्क कर लें, तो ये जो रेंज निकल के आ रहा है, ये एक मैं ऊपर का लाइन बना रहा हूँ 82 के आसपास आ रहा है। और नीचे अगर मैं सपोर्ट देख लूँ तो ये लगभग 125 के आसपास आ रहा है। ठीक है। तो ये 125, ये हो रहा 125। तो मेरे हिसाब से ये एक रेंज में काफ़ी कुछ मन से ये प्ले आउट हो रहा है। ऊपर की साइड 182 का लेवल, ठीक है, और नीचे जो है 125 का लेवल। तो अगर हम लोगों को लेना है तो फिलहाल ठीक है, 125 के आसपास अगर मिलता है, अगर यहाँ पे देख ले तो ये जो है 125 से लेके 140 के बीच में अगर हम लोग को मिलता है तो हम लोग इसको मतलब बाय कर सकते हैं। बट इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा वो 125 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। 125, 122, 125 थोड़ा सा बफर भी रख लें तो ये जो है स्टॉप लॉस का हमारा लेवल आ जाएगा। मेरे हिसाब से 120 के नीचे इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए अगर हम लोग खरीदते हैं तो। और 180, 182 इसका अपर रेंज है। तो 182 अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो फिर ये स्टॉक जो अपना नेक्स्ट लेवल है वहां तक जा सकता है। और नेक्स्ट लेवल जो इसका ऑल टाइम मतलब इधर 220 का, 220 के आसपास का लेवल है, तो ये यहाँ तक पहुंच सकता है आराम से, राइट। 220 जो भी है, 218, 220, इसका हाई कितना है, 218 है। तो 218 तक फिर ये चला जाएगा और इसके बाद तो मतलब खुला हुआ है मैदान ऊपर। तो बात इतना ही है कि 128 के ऊपर अभी फिलहाल जो है सो ये रेंज में काम कर रही है। कौन सा रेंज है, 125 से लेकर के 182, इस रेंज में काम हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम कभी भी लेते 182 के पास तो लेना नहीं, या तो ब्रेकआउट हो जाए तब हम लोग ले सकते हैं। तो 218 का लेवल आएगा और उसके बाद फिर देखेंगे, रिव्यू करना होगा। और नीचे स्टॉप लॉस 125 का। तो ये तो हो गई चार्ट की बात। अब आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरे स्टॉक्स पर एक नज़र डालते हैं, जो कि है हमारा एलिकॉन, एलिकॉन इंजीनियरिंग, एलिकॉन, हाँ ये रहा। ये एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टेड है। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग तो काफ़ी अच्छा है, अब ट्रेंड में है चार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है मार्केट, उसमें 426.90, मतलब अबाउट 427 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, राइट। तो ये क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को। अगर चार्ट पे एक नज़र डालेंगे तो चार्ट क्लियरली एक मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये चार्ट जो है अप ट्रेंड का ही है। तो और जो ए आर ए पी एल से कंपेरेटिवली इसका चार्ट काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
राइट। तो अभी ये 20 ये जो 4 लाइन है वो मेनली 20, 50, 100 और 200 का ईएमए है। तो अभी 20 ईएमए को रिटेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर गई थी और 426 427 पर क्लोज हुआ। तो इसमें अगर मेजर लेवल को तलाशने की कोशिश करें कि कहाँ पे इसको लिया जा सकता है, तो फिलहाल तो ये अपने लगभग ऑल टाइम हाई पे के पास में चल रहा है, राइट। तो अब इसमें अगर थोड़ा कुछ करेक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पे आया था, ये एक अच्छा 100 ईएमए के पास में ये एक अच्छा रेंज बन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर गया, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब ये एक सपोर्ट का लेवल है, तो इसको रिटेस्ट तो कर चुका है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर कहीं पे इस टाइप का रेंज वगैरह मिल जाए, तो वहाँ से हम लोगों का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। और इसे अभी अगर इमीडिएट खरीदने का मन है, तो फिर हमको इस ये 20 इस कैंडल के लो का नीचे नीचे का ही एसएल लेकर के हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करके एक अच्छे जगह पे ले, जहाँ पे हम लोग होल्ड कर सके, स्टॉप लॉस छोटा हो तो बेटर होगा। अभी अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस की बात करें, तो जो मैं रिसेंट लो है, इसको इसको मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस मानूंगा। और ये लेवल जो है 320 का है, मतलब अभी 427 पे क्लोज की है, और ये लेवल लगभग 320 का आ रहा है। तो काफ़ी दूर है, 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ से ऊपर का भी स्टॉप लॉस है। तो थोड़ा सा वेट करके हम लोग इसमें, जहाँ पे हमारी एंट्री अच्छी बनेगी, जहाँ से हमारा स्टॉप लॉस रिस्क रिवार्ड ठीक लगेगा, वहाँ पे हम लोग इसको खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान में रखना है, मेरे हिसाब से इस जगह पे तो थोड़ा सा अभी देखना होगा कि स्टॉक क्या करेगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो हो सकता है ये करेक्शन एक बार करे और 300 के आसपास, मेरे ख्याल से 300 के आसपास में अगर ये स्टॉक मिल जाता है, तो इसमें एक इंटरेस्ट जरूर जग जाएगा। वहां से हम लोगों को रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा बनेगा। 300 मतलब 126 रुपये नीचे की बात कर रहा हूँ मैं। तो आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन कम से कम 300 320 के आसपास अगर मिले तो काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे स्टॉक एक एक चाल के बाद एक कंसोलिडेशन आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ करेक्शन करेगा, कोई पैटर्न बनाएगा, ट्रायंगल कुछ तो बनाएगा, वहाँ पे हम लोग का एंट्री ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये दो स्टॉक हो गए। तो बस तो इस पे नज़र रखना है। इवन दो कि जो भी सुपरस्टार है और जो एस इन्वेस्टर है, उनको हम लोग फॉलो करते ही हैं, ठीक है। बहुत लोग फॉलो करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, बट ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ठीक है। फॉलो कीजिए, बट ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हम क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग उनका जो है सो स्टाइल बहुत अलग होता है। वो किस सेगमेंट में, मतलब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ज़्यादा करना पसंद करते हैं, या माइक्रो कैप में, या लार्ज कैप में, या मिड कैप में। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उनका रिस्क अपेटाइट बहुत ही अलग होता है हम लोगों से, ठीक है। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हाँ, एक नज़र डाल सकते हैं, जो भी कंपनी में उन लोगों का स्टेक्स है, तो उस कंपनी को हम लोग जा कर के रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद जो है चार्ट्स पर जाएंगे, और अपने हिसाब से हम लोग को अपना ड्यू डिलिजेंस रखना है। और अपना एक अगर एंट्री लेना भी चाह रहे हैं, तो हम लोगों का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि उन लोग तो बहुत लोअर लेवल पे वो पोजीशन बना रहे हैं, दे आर मेकर उन लोग के ठीक है। तो हम लोग को फॉलो करना है। जब तक ये रिपोर्ट आती है, तब तक हम लोग ऑलरेडी जो है 3 मंथ, मेरे हिसाब से क्वार्टरली पता चलता है, तो ऑलरेडी हम लोग डिले हो चुके हैं, राइट। और कब वो स्टेक्स को लिक्विडेट कर दे, वो भी इंफॉर्मेशन आते आते बहुत समय लग जाएगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है कि फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। अपनी एंट्री एक दिन प्लान करनी ही होगी, और उसके हिसाब से जो है हम अपना ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।